हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम देखने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का चैप्टर 1। इसके पहले के वीडियोस में मैंने काफ़ी सारा चैप्टर कवर कर लिया है, तो अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक्स चेक कर सकते हो, वहाँ से आपको पूरी वीडियोस मिल जाएगी। ओके, या फिर मेरे अकाउंट पे जाके आप चेक कर सकते हो। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज हम लेने वाले हैं नेट वर्थ और ओनर्स इक्विटी और कैपिटल क्या होता है वो देख लेते हैं। The amount of funds provided by the proprietor in the business is called as capital, as well as the excess of assets over liabilities of the business is known as capital or net worth। अभी देखिए, ये हमने बहुत अच्छी तरह से सेक्रेटोरियल प्रैक्टिस में भी पढ़ लिया है हमारे वीडियोस में, और इसके पहले के लेक्चर में भी पढ़ लिया है कि कैपिटल एक्चुअली होता क्या है। फिर भी मैं आपको एक हल्का फुल्का आइडिया दे देती हूँ। देखिए, जब बिजनेस को स्टार्ट करना होता है तो जिसके भी पास वो आइडिया आता है बिजनेस स्टार्ट करने का, इट मीन्स जो ओनर होता है बिजनेस का, वो क्या करेगा, कैपिटल लाएगा। इट मीन्स अपने पॉकेट से कुछ फंड्स लाएगा, कुछ पैसे लाएगा, जिससे कि वो कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उसके बेसिक चीज़ें खरीद सके। अगर कुछ सर्विसेज की ज़रूरत हो तो वो खरीदेंगे। तो जो पैसा लगता है ना इन सब बेसिक चीज़ों को करने के लिए, तो उसको वो क्या कहेंगे, कैपिटल कहेंगे। ओके, तो द अमाउंट ऑफ फंड्स प्रोवाइडेड बाय द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मतलब क्या, ओनर ऑफ द बिजनेस, उसको बोलते हैं कैपिटल। एज वेल एज एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज, मतलब ये लाइबिलिटीज का मतलब हमने हमारे लास्ट वीडियो में देख लिया है। जो भी हमारे ऊपर कर्ज होता है जिसको हमें फेडना है, मतलब हमने उधार किसी से कुछ लिया है और हमें उसको पे बैक करना है, उसको हम क्या बोलेंगे, लाइबिलिटीज। तो द एसेट्स ओवर लाइबिलिटी, एसेट्स मतलब होता है हमारा पावर, परचेसिंग पावर हम कह सकते हैं उसको। ओके, एसेट्स मतलब जैसे मेरे पास अगर लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, अगर मुझे आज 50,000 की ज़रूरत पड़ती है, भले मेरे पास कैश नहीं है, मैं क्या करूंगी, जो एसेट्स है उसको बेच कर मैं उसको लिक्विडेट करूंगी। इट मीन्स उसको मैं बेच रही हूँ, उसको कैश मुझे मिल जाएगा, तो वो हो जाता है एसेट्स। मतलब अगर भले मेरे पास 50,000 का कर्ज है, मुझे पे करना है, लाइबिलिटी है मेरी और उसे मुझे पे बैक करना है, तो मेरे पास भले कैश नहीं है, बैंक में पैसा नहीं है, मेरे पास जो एसेट्स है उसका वैल्यू अगर 50 या 50,000 से ज़्यादा होगा, मैं उसे बेचूंगी, वो पैसे लाऊंगी और मेरा लाइबिलिटीज क्लियर करूंगी। तो इसीलिए उसे कहा जाता है एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल और नेट वर्थ। अभी नेट वर्थ इंक्लूड्स, अभी नेट वर्थ जो होता है उसके अंदर क्या होता है, कैपिटल होगा एंड रिजर्व्स होगा। ओके, तो कैपिटल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन काइंड, मतलब या तो हार्ड कैश होगा, रोकड़ा पैसा होगा, और इन काइंड मतलब की चीजें, जैसे कि मैंने वही आपको बताया, मशीनरी हो गया, प्लांट एंड बिल्डिंग हो गया, जैसे जो चीजें बेचकर मैं उसको कैश में कन्वर्ट कर सकती हूँ, लिक्विडेट कर सकती हूँ, उसे भी हम क्या कहेंगे, कैपिटल में इन्वॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर उन्होंने एक छोटा सा फॉर्मूला दिया है, उसको देख लेते हैं। नेट वर्थ इज इक्वल्स टू ओनर्स इक्विटी इज ऑल्सो इक्वल्स टू कैपिटल। ओनर्स इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है कि ये जो इक्विटी शेयर्स के बारे में भी हमने स्टडी किया था एसपी में, तो ये जो इक्विटी वर्ड होता है ना, ये ज्यादातर ओनर्स के पास ही होता है। ओके, या फिर जो बंदा इक्विटी शेयर खरीदेगा वो हो जाएगा ओनर में गिना जाएगा। ओके, ओनर्स इक्विटी तो इज इक्वल्स टू कैपिटल भी कहेंगे हम, मतलब जो भी पैसा इन इक्विटी के तरफ से आता है या इन्वेस्ट किया जाता है उसे हम कैपिटल भी कहेंगे और नेटवर्थ भी कहेंगे। अभी ओनर्स इक्विटी और कैपिटल इज इक्वल्स टू टोटल इक्विटी मतलब एसेट्स हो गया, माइनस क्रेडिटर्स इक्विटी मतलब लाइबिलिटीज, मतलब एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इक्वल्स टू हम कैपिटल उसको कह सकते हैं। मेरे पास जितना भी एसेट है उसमें से मैं मेरा अगर लिक्विड जितने भी लाइबिलिटीज है उतने में पे ऑफ कर दूंगी, तो जो भी बाकी का बचा कुछ अमाउंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बताया है, इफ द कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज 4 लाख, ओके, मतलब बिजनेस के अंदर ओनर ने कितना कैपिटल लाया है, 4 लाख, एंड क्रेडिटर्स 2 लाख, मतलब 2 लाख का हमारे पास क्रेडिटर्स है। ओके, देन टोटल इक्विटी मतलब एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल हो जाएगा, है ना। कि यहाँ पर देखिए कैपिटल इक्वल्स टू कैपिटल ओनर्स इक्विटी, कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, जैसे कि उन्होंने बताया है उसी को हम अगर घुमा देंगे, लाइक इक्विटी को फाइंड करना है, एसेट्स को फाइंड करना है, दैट इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, है ना। तो 6 लाख तो कैपिटल हो गया हमारे पास मिल गया है, इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी कितना है, क्रेडिटर्स कितना है 2 लाख, वो हो जाएगा, प्लस
कैपिटल कितना हो गया 4 लाख, है ना। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 4 लाख प्लस 2 लाख इज इक्वल्स टू 6 लाख, 4 5 6, है ना। इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया हमारा एसेट्स, या फिर अगर कोई मिसिंग भी है तो हम उसको इजीली हमारे मैथ्स यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। If total assets are 1,50,000 and outside liabilities are 50,000, the creditors equity और liabilities, तो liabilities is equals to assets minus capital होगा, है ना। जैसे ऊपर उन लोगों ने assets equals to liability plus capital दिया है, तो अभी हमारे पास क्या मिसिंग है, इस बार liability मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे, assets को घुमा देंगे, है ना। ऊपर के जैसे फॉर्मूले में asset equals to equity plus capital दिया हुआ है, तो वैसे ही अगर लाइबिलिटी बाहर आ गया तो एसेट्स माइनस कैपिटल हो जाएगा। ये हमारा सिंपल बेसिक मैथ्स है। तो इज इक्वल्स टू 1,50,000 माइनस 1 लाख, हमको क्या मिलेगा 50,000, है ना। आगे, इफ टोटल एसेट ऑफ बिजनेस इज 5 लाख एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज इज 2 लाख, देन द ओनर्स इक्विटी और कैपिटल क्या आएगा, 5 लाख में से 2 लाख माइनस कर देंगे तो 3 लाख मिल जाएगा। ओके, अभी देखते हैं कंटीजेंट लाइबिलिटी। अभी ये जो मैंने आपको ऊपर बताया ना, ये इसमें सिंपल बेसिक मैथ्स है और दूसरा आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उन्होंने फॉर्मूला दे दिया है, उस हिसाब से कैलकुलेट करना है। ओके, अभी आगे देख लेते हैं कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या होता है। A liability which may arise in future depends on happening or non-happening of certain events is called as contingent liability। अभी देखिए, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है, आ जाती है कि वो चीज़ होगी कि नहीं होगी, है ना। मतलब हमें पक्का नहीं पता है, वो फ्यूचर का वो जो वक्त आएगा उसी वक्त हमको पता चलेगा, लेकिन हमने उसके वास्ते कुछ प्लानिंग करके रखी है। ओके, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंटीजेंट लाइबिलिटी। एज इट इज नॉट कन्फर्म्ड और परफेक्ट लाइबिलिटी, मतलब वही मैंने जो आपको बताया, मतलब कन्फर्म नहीं है, भले वो चीज़ होगी या नहीं होगी। और परफेक्ट लाइबिलिटी, इट डज नॉट अफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, मतलब एट प्रेजेंट हमें तो वो कोई सिचुएशन से प्रॉब्लम तो नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है वो चीज होने से, लेकिन संभावना है कि वो फ्यूचर हो जाए, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया या कुछ डिजास्टर हो गया और हमारे बिजनेस पे कुछ फर्क पड़ता है। बाबा एट प्रेजेंट तो नहीं हो रही है, लेकिन हमने उसके लिए कुछ संभाल के रखा है साइड में पैसा। ओके, एंड देयरफॉर इट इज नॉट शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, इसीलिए इसको लाइबिलिटी में नहीं दिखाते हैं, बट इट इज शोन बाय वे ऑफ फुट नोट टू बैलेंस शीट सिंपली एज इंफॉर्मेशन। तो इस चीज को हमने क्या किया, हमने ऐसा सोचा है कि ये लाइबिलिटी हो सकती है हमारी फ्यूचर में। ओके, लेकिन एट प्रेजेंट उससे हमारे प्रेजेंट बिजनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब करके तो रखा है, कहीं ना कहीं तो बुक्स में दिखाना है, तो ये लाइबिलिटी तो है, लेकिन हम उसको क्या करेंगे, स्पेसिफाई नहीं करेंगे, सिर्फ एज एन इंफॉर्मेशन हम उसको लिख देंगे बैलेंस शीट में। ओके, लेकिन उसको ऐसा कुछ बहुत कैलकुलेशन में नहीं लेना है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, देखते हैं। A worker makes a chain of compensation of ₹5,000 okay against the business and the decision is pending in the court। अब जैसे कि कुछ वर्कर्स हैं, उन्होंने क्लेम किया है कि 5,000 रुपीज हमने उनको पे करना चाहिए। अब ये जो चीज़ है, ये केस चल रहा है कोर्ट में। ओके, चल रहा है, अभी तक कोर्ट ने डिसीजन नहीं दिया है, तो इट मे बी अ फ्यूचर लाइबिलिटी, मतलब फ्यूचर में अगर कोर्ट कहता है कि आपको वर्कर्स को 5,000 रुपीज देना पड़ेगा, मतलब मुझे देना पड़ेगा, मतलब मेरे लिए लाइबिलिटी हो गया, मुझे पे करना है ना। कुछ भी चीज पे करना बाकी होती है वो हमारे लिए होती है लाइबिलिटी, लेकिन कंफर्म नहीं है कि कोर्ट उनके पक्ष में डिसीजन सुनाएगा या हमारे पक्ष में डिसीजन सुनाएगा, लेकिन हमको उसके लिए तैयारी करके रखनी होगी आज। ओके, भले वो डिसीजन कल सुनाओ, परसों सुनाओ, 4 साल के बाद सुनाओ या 10 साल के बाद सुनाओ। ओके, इट मे बी अ फ्यूचर लाइबिलिटी फॉर बिजनेस ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट दैट इज कोर्ट वर्डिक्ट, मतलब कोर्ट जब तक डिसीजन नहीं देता, ऐसे है। ओके, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स क्या है देख लेते हैं। इसके शुरू के भी जो मैंने पॉइंट्स है बहुत अच्छी तरह से आपको समझा दिए, तो आप प्लीज मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ओके, और अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस के अपकमिंग नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। एंड एक कमेंट कर देना, मुझे बहुत खुशी होती है आपके कमेंट्स देख के। ओके, एंड लाइक जरूर दे दिए। तो चलिए आगे देखते हैं मीनिंग क्या बताया है इन्होंने। मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है देख लेते हैं। अकाउंटिंग इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस टू वेरियस पार्टीज इंटरेस्टेड इन और कनेक्टेड विद द बिजनेस, that is owners, creditors, investors, bankers and financial institutions। अभी देखिए,
अकाउंटिंग इज अ मीनिंग ऑफ कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस ओके टू वेरियस पार्टीज। अभी देखिए मैंने आपको एकदम पहले के ही वीडियो में क्या बताया था कि ये जो हम अकाउंट्स करते हैं, ये जो सॉल्विंग करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया, ये सारे अकाउंट सब कुछ बना देते, इनका मोटो क्या है, अल्टीमेटली करते क्यों है ये देखिए। इसलिए का और इसके अंदर जो लैंग्वेज यूज की जाती है ना, मीन जो कॉमर्स की जो लैंग्वेज इसमें यूज की जाती है ना, जैसे कि अभी आप सीख रहे हो डेटर्स क्या है, क्रेडिटर्स क्या है, इन्वेस्टर्स क्या है ना, तो ये जो सब चीजें हैं ना, ये आप लैंग्वेज सीख रहे हो कॉमर्स की। अभी अगर आपका 12th भी इवन हो जाता है और किसी ने आपके सामने बैलेंस शीट लाके रख दी, तो एटलीस्ट आपको आइडिया तो आ जाता है कि किधर कितना बैलेंस शीट, कितना डेटर्स है कंपनी का, कितना क्रेडिटर्स हो गया है कंपनी का, कितना खर्च किया है, कितना पैसा बाकी है आना, लाइबिलिटीज, एसेट, सब कुछ आपको हल्का फुल्का आइडिया तो आ ही जाएगा। तो ये जो हम बनाते हैं, ये जो सारे बनाते हैं बैलेंस शीट वगैरह, ये काम क्या आते हैं, ये इसलिए काम आते हैं ताकि जो हमारे बिजनेस से कनेक्टेड जितने भी लोग हैं उनके सामने अगर मैं पूरा समझाते में नहीं बैठूंगी कि देखिए हमारा बिजनेस ने ये प्रोजेक्ट लिया, फिर हमको इतना इनकम मिला, हमको ये हुआ वो हुआ, तो आप प्लीज इन्वेस्ट करो हमारे इसमें, नो, मुझे जरूरत ही नहीं है बोलने की। मैं उनके सामने क्या करूंगी, मेरे सारे रिपोर्ट सामने रख दूंगी। तो कोई भी दुनिया का किसी भी कोने का बंदा अगर आके वो रिपोर्ट खोलता है, भले वो क्रेडिटर्स हो या वो ओनर्स हो किसी और कंपनी के, वो इन्वेस्ट करना चाहते हो, या इन्वेस्टर्स हो, या बैंक्स हो जिससे मुझे लोन लेना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं जो मुझे लोन देंगे, या गवर्नमेंट क्यों ना हो, या फिर कोई अदर एजेंसीज क्यों ना हो, वो लोग क्या करेंगे, वो जैसे ही मेरा बैलेंस शीट खोलेंगे उनको एक ग्लांस आ जाएगा। ओके क्या आ जाएगा कि हाँ ये कंपनी लॉस में जा रही है, प्रॉफिट में जा रही है, इसने इतना इन्वेस्टमेंट्स दूसरी कंपनीज में किया है, या इतने प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है, मतलब ये अच्छे से रन कर रही है, ये एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे नहीं दे रहे, ये इनकम टैक्स बराबर भर रहे हैं नहीं भर रहे हैं, पूरा का पूरा आइडिया, पूरे कंपनी का आइडिया उसके अंदर आ जाता है। और उसके अंदर वो फेक इंफॉर्मेशन नहीं डाल सकते, अगर डालेंगे तो जेल में जाएंगे। ओके, हेंस इट इज राइटली कॉल्ड एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। वही मैंने जो आपको कहा, इट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। आप कॉमर्स में आ गए हो, एटलीस्ट अगर आपका 11th भी होता है या 12th भी होता है तो आपको बेसिक लैंग्वेज आ जाता है कॉमर्स का। अकाउंटिंग इज नॉट ओनली एसोसिएटेड विद बिजनेस बट ऑल्सो विद एवरीबडी। अकाउंट्स जो सब्जेक्ट है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ओके ये साइड ही बहुत मजेदार है, आपको हर कुछ नया, हर एक दिन कुछ नया सीखने के लिए मिलता है यहाँ पर। ओके और हर किसी को इतना ये है वो, लाइक अकाउंटिंग इज नॉट ओनली एसोसिएटेड, वो सिर्फ बिजनेस से ही रिलेटेड नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सबसे रिलेटेड है, आपसे, मुझसे, हर जगह से, क्योंकि हम सब ये जो कुछ रोजमर्रा की भी जो चीजें कर रहे हैं ना, यहाँ पर कुछ एक छाता बिस्किट का पैकेट भी अगर आप खरीद के लाते हो, आपने बिजनेस कर दिया उस बंदे का, सामने वाली कंपनी का, है ना। तो बट ऑल्सो विथ एवरीबडी हु इज इंटरेस्टेड इन कीपिंग एन अकाउंट ऑफ द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ओके तो जो भी बंदा इंटरेस्टेड है, मीन्स जो कि मॉनेटरी का मतलब क्या होता है, पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शन से हम सभी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, और हम सभी कहीं ना कहीं बिजनेस करते भी है, खुद दूसरों का भी करते हैं और अपना भी करवाते हैं। ओके जनरली द टर्म अकाउंटिंग रेफर्स टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसीलिए ये जो अकाउंटिंग वर्ड है इट रेफर्स टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल वर्ड आ जाता है, मतलब आप वहां पर पैसे से डील कर रहे हो। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। ओके ये एक आर्ट है, एक तरीका है जिसे जो कि सीखना होगा। क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ट्रांजैक्शन, मतलब पहले तो उसको कैटेगराइज करो। क्लासिफाई मतलब क्या, कैटेगराइज करो, मतलब उसको हिस्सों में बांटो कि वो सेल से या परचेस है, ओके या वो एसेट्स है या वो लाइबिलिटीज है। ये 4 भागों में तो पहले तो आप डिवाइड कर दो। ओके हमें फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, इन सब चीजों में क्लासिफाई करो, फिर उसको रिकॉर्ड करो। मतलब ये एक आर्ट है, ये वो सब हर एक तरीके की हर एक स्टेप्स इन्वॉल्व है उसमें। हमें रिकॉर्ड करना है तो हम पहले तो हमारा पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके बैठेंगे, फिर उसको क्लासिफाई करेंगे, जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, परचेसेस है, सेल्स है, प्रॉफिट है, लॉस है, क्या है, लाइबिलिटी है, एसेट है, फिर उसको समराइज करेंगे। मतलब उसका एक अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसकी छोटी सी समरी भी हमको लिखनी होती है ऑफ बिजनेस कंसर्न इन अ सिस्टमैटिक मैनर। सिस्टमैटिक मतलब कोई आपको बहुत बड़ी स्टोरीज नहीं लिखनी है, 2 लाइन में भी अगर आप लिख दो तो कोई और भी बुक उठा ले तो उसको आइडिया मिल जाएगा कि बाबा ये ट्रांजैक्शन में ऐसा ऐसा हुआ है। ओके
देन इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है वो देख लेते हैं। रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यूनिफॉर्मिटी इन प्रेजेंटेशन। रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, जिसपे आप डिपेंड कर सकते हो, आग बंद करके भी आप उस पर भरोसा कर सकते हो, रिलायबल। यूनिफॉर्मिटी इन प्रेजेंटेशन मतलब एक सरीका, उछल कूद मतलब ऊपर नीचे नहीं, एक सरीका, यूनिफॉर्मिटी इन प्रेजेंटेशन। जनरली एक्सेप्टेबल बेसिस ऑफ मेजरमेंट मतलब जिस तरह से उसे मापा तोला गया है वो एक्सेप्टेबल हो पूरे हमारे वर्ल्ड में। ओके, मतलब यहाँ ऐसा नहीं क्या इंडिया में अलग ही कैलकुलेशन होता है और फॉरेन अमेरिका में कुछ और ही कैलकुलेशन होता है, नहीं। कॉमर्स ये जो फील्ड है ना, ये हर जगह एक ही कॉन्सेप्ट सब जगह अप्लाई होता है। जैसे अगर हम इंडिया में किसी चीज को सेल्स बोलते हैं तो फॉरेन में भी उस चीज को सेल्स ही बोलेंगे, बेचने को सेल्स ही बोलेंगे। ओके, इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। प्रॉपर इंफॉर्मेशन टू ऑल मतलब सही इंफॉर्मेशन उसमें होती है। वैलिड एंड अप्रोप्रिएट अजम्पशंस मतलब अगर उसके अंदर आप भले कुछ अजम्पशंस का मतलब क्या होता है कि आपने बस मान लिया, ओके, मान लिया को बोलते हैं अजम्पशंस। तो वो वैलिड होना चाहिए, इनवैलिड नहीं होना चाहिए। वैलिड मतलब उसे कोर्ट ऑफ लॉ में भी एक्सेप्ट करना चाहिए अगर आगे चल के कोई केस वगैरह होती है तो। और अप्रोप्रिएट होना चाहिए, अप्रोप्रिएट का मतलब होता है सही। ओके, देन सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आर एज फॉलोज। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या है वो देख लेते हैं। बिजनेस एंटिटी, okay, this concept implies that a business unit is separate and distinct from the owner or owners, that is the persons who supply capital to it। अभी ये देखिए, ये मैंने बहुत अच्छे से ना आपको एसपी में हमारा ये चैप्टर हो गया है ना, फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी के अंदर, फिर भी हम लोग और पढ़ लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। दिस कॉन्सेप्ट इंप्लाइज दैट अ बिजनेस यूनिट इज सेपरेट मतलब ये कि जब आप कंपनी को रजिस्टर कर देते हो ना, रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्टर कर देते हो, रजिस्ट्रेशन को बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन। ओके, रजिस्ट्रेशन को बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन। तो उसको भी एक आइडेंटिटी मिल जाती है, जैसे कि आप ब्लड एंड फ्लैश का एक इंसान हो, आप बंदा हो, आपको एक नाम है, आपकी एक पर्सनैलिटी, आपके 4 दोस्त है, आपके कुछ पेरेंट्स है, आपकी फैमिली, आपको लोग जानते हैं, तो आप क्या हो गए, आप एक एंटिटी हो गए, आप एक बंदे हो गए। उसी तरह से ये जो कंपनी को जब रजिस्टर किया जाता है ना, तो वो भी एक बंदा हो गया, भले उसके अंदर जान नहीं है, उसमें ब्लड नहीं, उसमें फ्लैश नहीं, लेकिन उसको एक आइडेंटिटी मिल गई है, लीगल आइडेंटिटी मिल गई है लॉ के तरफ से। ओके, भले उसका काम काज आप करोगे, आप रन करोगे, लेकिन उसका एक आइडेंटिटी होती है और उसको अगर साबित करना है कि कंपनी की तरफ से कुछ काम किया जाता है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही हूं मैं आपको, तो एक कॉमन सील मारा जाता है जिसके ऊपर जो उसके हाई लेवल एम्प्लॉयज होते हैं, डायरेक्टर्स हो जाते हैं, ओनर्स होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, वो साइन करेंगे कि हाँ बाबा, अभी कंपनी तो देखिए खुद से उठ के साइन नहीं कर सकती है ना, लेकिन कंपनी की तरफ से कुछ किया जाता है तो उसका एक कॉमन सील होता है जो कि उसका नाम का ठप्पा होता है, और वो एक आइडेंटिटी होती है कि हाँ, कोई अगर कंपनी कोई पेपर्स पर अगर वो ठप्पा पड़ा है मतलब इट इज एक्सेप्टेड बाय द कंपनी एंड अ कंपनी इज टर्म्ड एज लीगल एंटिटी, और वो सही है। कोई भी प्यून ने आके ठप्पा मार के नहीं गया है, उसको सही साबित करने के लिए क्या किया जाता है, उसके ऊपर जो भी हाई लेवल एम्प्लॉयज होंगे, जो लाइक डायरेक्टर्स वगैरह हो गए, वो साइन करेंगे। ओके, उसके ऊपर ही ऐसा होता है। बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस एंड नॉट फ्रॉम द ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। इसीलिए जो कंपनी है उसको एक आइडेंटिटी तो मिल गई है, तो जो भी हम अकाउंट्स बनाएंगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे कि बिजनेस अगर कोई इंसान होता तो उसके तरफ से वो कैसा सोचता, उसे उसके कंसिडर करके हम जो भी अकाउंट्स बनाएंगे वो उसे एज अ पर्सन, एज अ पर्सनालिटी कंसिडर करके हम अकाउंट्स बनाएंगे, ना कि जो ओनर है जिसने उसको शुरू किया है, जिसने उसमें पैसे डाले, उसका नजरिया देखकर। ओके, ऐसा नहीं होता है। हेंस द बिजनेस इज लायबल टू द ओनर ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम और हर। बिजनेस इज लायबल टू द, हाँ, हालांकि बिजनेस चालू किया तो बिजनेस के ऊपर ऐसा समझिए ओनर का एक कर्ज हो गया कि बिजनेस किसने चालू किया है, मैंने चालू किया। सपोज मैंने कंपनी स्टार्ट कर दी, तो कंपनी जो है इसको एक लीगल एंटिटी मिल गई, उसको भी एक इमेज मिल गई है, एक पर्सनालिटी फॉर्म हो गई है वो। तो जो वो कौन हो गई, मैं तो उसकी ओनर हूं, लेकिन बिजनेस इज लायबल मतलब वो एक कर्जदार हो गया मेरा कि मैंने उसे बनाया है। क्यों? क्योंकि मैंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, मैंने मेरे पॉकेट से पैसे खर्च किए हैं उसे बनाने के लिए। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसीलिए
कोई भी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन जो होता है पैसे का, वही चीजें हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ना कि कोई मेंबर्स में झगड़ा हो गया हम जाके बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख रहे हैं। नहीं बाबा, ये कोई आपकी पर्सनल डायरी नहीं है। रोजमर्रा की चीजें, झगड़ा, पानी, चाय पानी पिया, खाना खाया, डब्बा खाया, ये सब कुछ चीजें नहीं लिखनी है। ओनली जहां पर पैसे खर्च हो रहे हैं या मिल रहे हैं, पैसों से रिलेटेड कुछ चीजें, वही हम उसमें डालेंगे, दूसरी चीजें नहीं। पर्सनल ट्रांजैक्शंस ऑफ द ओनर्स आर नॉट रिकॉर्डेड। भले मैं ओनर हूं, लेकिन मेरे अगर कुछ पर्सनल ट्रांजैक्शन भी होते हैं, मेरे बच्चे की मैंने स्कूल की फीस भरी, तो वो मेरा पर्सनल खर्चा हो गया, कंपनी के बुक्स में वो चीज नहीं आएगी। बट दैट ट्रांजैक्शन विद द बिजनेस सच एज कैपिटल कंट्रीब्यूटेड टू द बिजनेस और कैश विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस फॉर द पर्सनल यूज विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हाँ, लेकिन बच्चे की फीस तो मैंने भरी, वो मेरा पर्सनल काम था, लेकिन बच्चे की फीस भरने के लिए मैंने पैसे कहाँ से लाए? कंपनी से निकाले। तो वो क्या हो गया? मेरा ड्रॉइंग्स। कंपनी का पैसा कम हो गया, मेरे पॉकेट में पैसा आ गया, भले मैं ओनर हूं। तो ये ट्रांजैक्शन जरूर दिखेगा कि मैंने निकाला है पैसे। अब वो पैसे मैं मेरे बच्चे की फीस भरूं या मैं शॉपिंग कर लूं बाहर जाके, ठीक है, लेकिन जो भी ट्रांजैक्शन मैं कंपनी से करती हूँ उसका रिकॉर्ड आएगा, मेरे ओनर का पर्सनल खर्चे का रिकॉर्ड नहीं आएगा। ओके, इट इंप्लाइज दैट अ बिजनेस इटसेल्फ ओन्स एसेट्स एंड इट्स ओन लायबिलिटीज। इसी से हमको क्या साबित होता है कि जो कंपनी है, जिसकी खुद की एक एंटिटी है, उसके खुद के कुछ एसेट्स भी है और उसके खुद की लायबिलिटीज भी है। ओके, then example, half of the building is used for office, business office, and other half of the building is used for the residence of the proprietor. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हमने कोई बिल्डिंग खरीदी और उसके अंदर जो आधी बिल्डिंग है वो हमने बिजनेस के पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, और आधी बिल्डिंग जो है उसके अंदर ओनर रह रहा है, प्रोप्राइटर रह रहा है उसके रेसिडेंस के लिए। तो इट इज द टोटल रेंट ऑफ द बिल्डिंग इज 50,000। मतलब अगर पूरे बिल्डिंग का भाड़ा जो है वो 50,000 है, तो ओनली 25,000 विल बी डिडक्टेड एज ड्रॉइंग्स फ्रॉम प्रोप्राइटर्स कैपिटल। तो इसीलिए सिर्फ जो 25,000 है, भले वो बिल्डिंग का पूरा खर्चा हम जो भाड़ा बता रहे हैं, रेंट बता रहे हैं, 50,000 बता रहे हैं, लेकिन उसके अंदर से आधा जो प्रोप्राइटर है वो उसके खुद के पर्सनल के यूज के लिए बिल्डिंग को यूज कर रहा है, रेसिडेंस के लिए मतलब रहने के लिए यूज कर रहा है। तो बिल्डिंग का हम क्या करेंगे, भाड़ा आधा कर देंगे। 50,000 है तो 25,000 कर देंगे। 25,000 जो हम दिखाएंगे कि कंपनी का रेंट, और बाकी 25,000 हम ये दिखाएंगे कि ओनर का ड्रॉइंग्स हो गया, उसके पर्सनल खर्चे के लिए हो गया। देन मनी मेजरमेंट, अभी ये मैं क्या करती हूँ अगले वीडियो में ले लेती हूँ। अगर आपको कंटिन्यूस वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक चेक कर लो, आपको मिल जाएगा। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, बिल्कुल भी ना भूलना, और एक लाइक कर दीजिए। और प्लीज़ कैसा लगा वीडियो मुझे बताइए, अगर कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बताइए मुझे बहुत खुशी होती है आपके कमेंट्स देख के। शेयर करिए, लाइक करिए। तब तक के लिए बाय बाय। अगले वीडियो में मैं ले लूँगी मनी मेजरमेंट, और कोशिश करिए मेरे सभी वीडियोस पूरे देखिए आप। ओके, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ बीच में मिस ना हो। मैं कोशिश करती हूँ कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक्चुअल लाइफ में कैसी यूज़ की जाती है, ना कि सिर्फ बुकिश नॉलेज। एक्चुअली एक एक स्टेटमेंट इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं पढ़ती हूँ एक एक स्टेटमेंट। हर एक स्टेटमेंट में ना मीनिंग भरा हुआ है कुछ ना कुछ, और बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। कॉमर्स से फील्ड ही ऐसी है ना कि बहुत हमको मजा आता है, हर चीज में हमको एक्साइटमेंट और नई नई चीजें सीखने को मिलती है। कॉमर्स का यही एक मजा है, कॉमर्स स्ट्रीम साइड लेने का। ओके, तो आप एंजॉय करें अपने कॉमर्स की साइड को। तो चलिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। और मैंने देखिए एसपी जो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है वो पूरा कवर कर लिया है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लो या मेरे चैनल पे जाके देख लो, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। आंसर्स भी जो है वो मैंने एसपी के पूरे दे दिए हैं, इकोनॉमिक्स के दे दिए हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के पूरे दे दिए हैं, ओसी के पूरे दे दिए हैं, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के भी पूरे आंसर्स मैंने दे दिए हैं, जो एक्सरसाइज के पीछे होते हैं ना आपके टेक्स्ट के चैप्टर के पीछे, वो भी पूरे दे दिए हैं। और अभी इंग्लिश के भी मैंने फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है 1 2 3 4 5 उसमें पार्ट्स है, इंग्लिश के भी दे दिए। अभी मैं इंग्लिश और कवर करके ग्रामर वगैरह के भी, और हिंदी मैथ्स जो भी है वो भी आपको देने की फटाफट कोशिश करूंगी। तो इसीलिए इस फटक से आप क्या करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो चलिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, मिलते हैं अगले वीडियो में।